नमस्कार बच्चों। लेक्चर 3 में हमने धर्मेतर साहित्य की बात की थी। आज हम भारत के वैभवपूर्ण अतीत को समझते हुए साहित्यिक स्रोतों में वंशावलियों की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वंशावलियाँ स्थानीय स्तर पर लिखी गई साहित्यिक कृतियाँ हैं, जिनसे हमें तत्कालीन समय की परिस्थितियों और वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों के बारे में हमको पता चलता है। तो ये वंशावलियाँ कौन लिखा करते थे, इसके विषय में भी हमने चर्चा की थी कि प्राचीन समय में जो शासक थे उनके दरबार में बहुत सारे चारण कवि आदि रहा करते थे। यही चारण कवि, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है वर्तमान में, जैसे जिनको बड़वा, जागा, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बारोट आदि विभिन्न नामों से विभिन्न क्षेत्रीय स्थानों पर इनको जाना जाता है, यह सभी वंशावली लेखक थे। इन्हीं के द्वारा शासकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी वंशावलियाँ लिखी गई हैं, जिनसे हमें तत्कालीन परिस्थितियों से के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन वंशावलियाँ जो हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। एग्ज़ाम्स में भी वंशावलियों की विशेषताओं के बारे में ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से ये हमें ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं, जिनमें पहली विशेषता तो यही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अकॉर्डिंग वंशावलियों को एक सुसंगत न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात इन्हें न्यायिक तौर पर इन्हें मान्यता प्रदान की गई है। यदि कोई विवाद हो तो उस विवाद को सुलझाने में वंशावलियों का प्रमुख योगदान हो सकता है। तात्पर्य यह है कि न्यायालय में यदि कोई वाद या विवाद दायर किया जाता है तो प्रमाण के तौर पर वंशावलियों को वहाँ पर मान्यता दी गई है, वो प्रमाण सुसंगत माने जाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता ये रही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत इन्हें एक सुसंगत न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरी इसकी विशेषता ये आती है कि जो हमारे पुराण हैं, जैसे हमने बात की थी कि 18 पुराण हैं, जिनमें ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है, इतिहास के बारे में जानकारी वो उपलब्ध हमको करवाते हैं, और जिनका रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना गया है। तो पुराणों को लिखने में भी वंशावलियों ने अपना सहयोग दिया है। अर्थात जिन लेखकों ने पुराणों की रचना की, उन्होंने विभिन्न स्रोतों के रूप में वंशावलियों को भी शामिल किया। अर्थात वंशावलियों से भी उन्होंने विभिन्न स्थानीय स्तर के इतिहास को लेकर के और पुराणों में लिखा है। तो इस प्रकार से पुराणों को लिखने में भी यह सहायक रही है। इसीलिए वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो उन्होंने इतिहास लिखा है वंशावलियों के रूप में, उसी को देखते हुए उन्हें लोक इतिहासकार की संज्ञा दी जाती है। तीसरी विशेषता वंशावलियों की रही है कि प्रत्येक जाति एवं प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन इनमें मिलता है। सामान्य सी बात है कि व्यक्ति जहाँ निवास करेगा वहाँ की पृष्ठभूमि से वो ठीक प्रकार से अवगत होता है और उस पृष्ठभूमि के बारे में वो सही लिख भी सकता है। इसलिए स्थानीय लोगों के संपर्क में रहते हुए वंशावली लेखकों ने शासकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के बारे में भी इन वंशावलियों में लिखा है। तो इस प्रकार से ये वंशावलियाँ प्रत्येक जाति के बारे में हमको विवरण उपलब्ध करवाती है और साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास को भी इसमें लिखा गया है। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो बड़े ऐतिहासिक ग्रंथों में स्थानीय स्तर के लोगों का इतिहास देखने को नहीं मिलता। केवल प्रमुख घटनाओं को, प्रमुख व्यक्तियों के इतिहास को ही इसमें शामिल किया जाता है। परंतु वंशावलियाँ ऐसी ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जिनमें स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों के इतिहास को लिखा गया है, जो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन इनमें हुआ है और साथ साथ जिन महापुरुषों को समाज आदर्श मानता है
उन महापुरुषों के बारे में, उनके ऐतिहासिक समय के बारे में भी हमें वंशावलियों से ही जानकारी मिलती है। स्थानीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर आदर्श माना जाता है। इन आदर्श महापुरुषों की वंशावलियों, उनकी जीवनी के बारे में हमें वंशावलियों में जानकारी मिलती है। चौथी विशेषता वंशावलियों की यह है कि इनमें यथार्थता और वास्तविकता होती है। वंशावली लेखक जो स्थानीय स्तर पर निवास करते थे, जिन व्यक्तियों की उन्होंने वंशावलियाँ लिखी है वे उन्हीं के यहाँ निवास करते थे, लंबे समय तक निवास करके और उनके बारे में ठीक प्रकार से समझ करके, उनके ऐतिहासिक जो समय है उसके बारे में समझ करके, उनकी परिस्थितियों को समझ करके, उनके पृष्ठभूमि को समझ करके, और उन्होंने वहीं रहते हुए, वहीं निवास करते हुए वंशावलियाँ उन लोगों की लिखी हैं, उन लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में लिखा है, उनके वंश, मूल, जाति, परंपरा आदि के बारे में लिखा है। तो इनमें हमें यथार्थता और वास्तविकता दिखाई देती है। जहाँ तक बड़े ऐतिहासिक ग्रंथों की बात है तो कहीं न कहीं अन्य साक्ष्यों के द्वारा ही उनमें सहयोग लिखने का लिया जाता है। अन्य साक्ष्य कितने प्रमाणिक हैं इस बात को कहना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए वंशावलियों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें यथार्थता और वास्तविकता मिलती है। इन्हें हम प्रमाणिक तौर पर मान सकते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है, पांचवी, वो है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके मूल निवास और उसके वंश आदि के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने वंश, परंपरा, संस्कृति, मूल निवास स्थान, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे वंशावलियों से ही सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि जो विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो वंशावलियाँ ही हैं, जो स्थानीय स्तर के लोगों को अपने से जोड़े हुए हैं और साथ ही अपने से जोड़ने के साथ साथ उनकी वंश, परंपरा, मूल निवास, संस्कृति, इन सब के बारे में उसमें विवरण दिया गया है। सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति सामान्य लोगों के बीच रहेगा वो सामान्य व्यक्तियों के बारे में लिखेगा, और जो विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में रहेगा वो विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में ही लिखेगा। तो ये जो वंशावली लेखक थे ये स्वयं सामान्य थे और सामान्य लोगों के बीच ही निवास करते थे, इसलिए उन्होंने सामान्य लोगों के मूल निवास, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके वंश आदि के बारे में लिखा है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने वंश, परंपरा, संस्कृति, मूल निवास आदि के बारे में इन वंशावलियों से ही जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त वंशावलियों की अन्य जो एक विशेषता और है वो ये है कि ये धार्मिक उन्माद और अलगाव को भी कम करती है। धार्मिक और उन्माद और अलगाव को इसलिए कम करती है कि इनमें जो परंपराएं, जो संस्कृति, जो मूल निवास, जो वंश परंपरा इनमें जो बताई गई है, कई बार व्यक्ति अपनी वंश, मूल परंपरा को नहीं जान पाता है। वंशावलियों से वो अपनी वंश और मूल परंपरा को जान करके और अन्य व्यक्तियों के प्रति अपना धार्मिक सद्भाव व्यक्त कर सकता है, धार्मिक लगाव उसको हो सकता है। यहाँ पर धार्मिक उन्माद और अलगाव स्वतः ही कम हो जाता है यदि व्यक्ति ये देखता है कि ये जो जिनके बीच में, जैसे मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई उन्माद है धार्मिक तौर पर, या किसी प्रकार का अलगाव है, कोई विवाद है, उस विवाद का निपटारा कई बार इस प्रकार से होता है कि जब उनको ये पता चलता है कि उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही वंश से रहे हैं, एक ही परंपरा से रहे हैं, तो इस प्रकार से उनके मन में जो कटुता का भाव है वो कम होता है। इसके साथ साथ ये सांप्रदायिक सहयोग में सहयोग करती है, सांप्रदायिकता को, जो अलगाव की भावना उसको कम करती है, सांप्रदायिक सहयोग की भावना को उजागर करती है और साथ साथ सद्भाव की भावना को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वंशावलियाँ हैं वो बहुत सी ऐतिहासिक जानकारी के साथ साथ बहुत सी ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जिनमें हमको सहयोग प्रदान करती है और देश को विकास के पथ पर अग्रसर होने में भी ये सहयोग देती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि धार्मिक उन्माद को कम करके सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देती है, इससे विकास की गति बढ़ती है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे वंशावलियों के बारे में। एक बार फिर से जो साहित्यिक स्रोतों की हमने बात की थी उनमें उनके बारे में हम संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। बात की थी हमने साहित्यिक स्रोतों में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी धार्मिक साहित्य की। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने 3 धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ा था। ब्राह्मण साहित्य हो गया, ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद में हमने बौद्ध साहित्य, उसके बाद में हमने जैन साहित्य। इन 3 धार्मिक साहित्यों की हमने बात की थी। ब्राह्मण साहित्य में वेदों को प्रमुख माना गया है।
इसके अलावा बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक प्रमुख माने गए। जैन साहित्य में आगम साहित्य प्रमुख माना गया है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार था। इसके अलावा हमने देखा कि ब्राह्मण साहित्य अधिकांशतः संस्कृत में लिखा गया है, बौद्ध साहित्य अधिकांशतः पाली भाषा में लिखा गया है और जैन साहित्य अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आगे जब हम बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य के बाद में हमने धर्मेतर साहित्य की बात की थी। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हमने बात की थी ऐतिहासिक ग्रंथों की, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों की, इसके अलावा क्षेत्रीय साहित्य की और साथ साथ हमने बात की थी विदेशी यात्रियों के विवरण की। धर्मेतर साहित्य के बाद में धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत नाटक, काव्य आदि सभी को शामिल किया जाता है जो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों में हमने बात की थी कि जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है उसको विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार से जो अष्टाध्यायी की हमने बात की थी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वह एक व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है। पतंजलि का महाभाष्य जो विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में आता है, वह भी अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक रचना है जो संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो धर्मेतर साहित्य में इसके अलावा हमने बात की थी कि जो क्षेत्रीय साहित्य है, क्षेत्रीय स्तर पर भी स्थानीय भाषाओं में बहुत सा साहित्य लिखा गया है जो हमें तत्कालीन समय की परिस्थितियों से अवगत करवाते हैं। इसके आगे हमने बात की थी विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि यूनानी जो यात्री हैं, यूनानी यात्री भारत में आए और उन्होंने यहाँ रहते हुए यहाँ की परिस्थितियों से वो अवगत हुए और उन्होंने अपने यात्रा विवरण में उसमें लिखा। जैसे कि मौर्य काल में मेगस्थनीज आया था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनानी यात्री यहाँ पर आए, एरिस्टोबुलस वगैरह जो यात्री आए थे वो यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना विवरण लिखा है। इसके अलावा चीनी यात्री भी आए थे, हेन सांग फाइयान जैसे चीनी यात्री भारत में आए जिन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा। तिब्बती यात्री आए जिनमें तारानाथ सबसे प्रमुख है। इसके अलावा जो अरब प्रदेश से जो यात्री आए थे वो अरबी यात्री कहलाए, उन्होंने भी यहाँ अपना विवरण लिखा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अल-बरूनी था जो महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत में आया था। किताब-उल हिंद नामक उसने पुस्तक लिखी थी। तो ये कुछ विशेष पुस्तकें और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं जो हमें तत्कालीन समय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे थे वंशावलियों की। तो वंशावलियाँ स्थानीय स्तर पर लिखा गया इतिहास है जिसके अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं उनमें आती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत इन्हें एक न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों को लिखने में भी ये सहायक रही है और वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कहा जाता है। प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास इसमें मिलता है। महापुरुषों की जीवनियों के बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। इनमें यथार्थता और वास्तविकता होती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति, परंपरा, वंश, मूल निवास आदि के बारे में पता चलता है। धार्मिक उन्माद और अलगाव की भावना को कम करके ये सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव की भावना को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर साहित्यिक स्रोत का जो टॉपिक हमारा था वो आज संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।